आपका स्वागत है स्टोरी मग में, जहां हर कहानी दिल को छूती है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उस पुराने समय के एक शांत और हरे भरे गांव शीतलपुर में, जहां की हवा में फूलों की महक और नदी की कलकल बहती रहती थी। वहां तीन गहरे दोस्त रहा करते थे, जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। पहला दोस्त था रुस्तम, जो घोड़ों का बड़ा व्यापारी था। वो दूर दूर के देशों से मजबूत और तेज दौड़ने वाले घोड़े लाता, जिनकी आंखों में चमक और बालों में चांदी की तरह चमक होती, और फिर उन्हें उन जगहों पर बेचता जहां घोड़ों की बहुत जरूरत पड़ती। उसके पास एक विशाल अस्तबल था, जहां हमेशा 25-30 ऊंची नस्ल के घोड़े बंधे रहते, जिनकी देखभाल के लिए कई नौकर दिन रात लगे रहते। उनके होठों पर घास की हरियाली और आंखों में आजादी की चमक देखकर रुस्तम का दिल खुश हो जाता। दूसरा दोस्त था रतन सेन, जो हीरे जवाहरात और मोतियों का बड़ा जानकार और व्यापारी था। वो चमकते रत्नों का ऐसा पारखी था कि दूर देशों की यात्राओं में जाकर अनमोल खजाने इकट्ठा करता। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकरों की पूरी टीम काम करती और हर कमरे में चमकती चीजें ऐसी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। तीसरा दोस्त था रामधन, एक मेहनती किसान जो खेतों में हल चलाता और गांव का मुखिया भी था। गांव वाले अपनी हर समस्या लेकर उसके पास आते और वो अपनी समझदारी से झगड़ों को पलक झपकते सुलझा देता, जिससे पूरे गांव में उसका सम्मान इतना था कि लोग उसे पिता की तरह मानते। उसके खेतों में लहलहाती फसलें और घर में सादगी भरी खुशियां देखकर दिल को सुकून मिलता। ये तीनों दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त तो रहते, लेकिन जब भी मौका मिलता वे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते और हंसी मजाक करते। एक दिन रामधन के घर पर तीनों इकट्ठे हुए। चारों तरफ शाम की ठंडी हवा बह रही थी, चाय की प्यालियां गर्म थीं, और रामधन ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, अगले महीने से कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और मुझे लगता है कि हमें इस समय तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि कमाने धमाने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन भगवान की भक्ति और तीर्थों के दर्शन से हमारा आने वाला जीवन सुधर सकता है। तुम दोनों का क्या विचार है? रतन सेन, जो चमकते रत्नों का व्यापारी था, ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई रामधन, तुम्हारी बात मुझे दिल से लगती है। सच कहूं तो इन चमकदार हीरों और मोतियों को इकट्ठा करते करते मैं बुरी तरह थक गया हूं। अब बस कुछ दिन शांत मन से भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूं, जहां दिल को सुकून मिले और आत्मा को रोशनी। फिर रुस्तम, घोड़ों का वो मजबूत व्यापारी, ने उत्साह से सिर हिलाते हुए कहा, तो ठीक है दोस्तों, आज से ठीक 3 दिन बाद हम तीनों इस पवित्र यात्रा पर निकल पड़ेंगे। मुझे यकीन है कि इन दिनों में हम अपने सारे जरूरी काम निपटा लेंगे, घर परिवार को संभालेंगे और मन को तैयार करेंगे। इस तरह तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला कर लिया और अगले 3 दिनों में उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली। रुस्तम ने अपने अस्तबल के घोड़ों की देखभाल सौंपी, रतन सेन ने अपने चमकते खजानों को सुरक्षित किया और रामधन ने गांव के लोगों को अपनी अनुपस्थिति की खबर दी। फिर वो सब एक साथ यात्रा पर निकल पड़े, जहां रास्तों में हरी भरी पहाड़ियां, बहती नदियां और पक्षियों की मीठी चहचहाट उनका साथ दे रही थी। 3-4 दिन की थकान भरी यात्रा के बाद वे एक व्यस्त नगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पुरानी सराय में रुकने का फैसला किया। वहां की दीवारों पर धूल भरी कहानियां लिखी थीं और कमरों में थोड़ी सी ठंडक थी। वे आराम से लेटे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। रात के अंधेरे में सराय में भयानक आग लग गई। लपटें आसमान छूने लगीं, धुआं चारों तरफ फैल गया। जैसे तैसे तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उस काले धुएं और जलती लपटों ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। वे तीनों अंधे हो गए। दिल टूटा, आंसू बहते रहे और वे अपने भाग्य को कोसते हुए घर लौट आए, जहां अब हर सुबह अंधेरा लगता था। अब उनका जीवन पहाड़ जैसा कठिन हो गया था। हर छोटे काम के लिए दूसरों की मदद चाहिए होती थी। रुस्तम के घोड़े अब दूर की याद लगते, रतन सेन के रत्न बेजान हो गए और रामधन के खेत सूने पड़े थे, क्योंकि अंधेपन ने उनके व्यापार और काम छीन लिए थे। आमदनी बंद हो गई और धीरे धीरे उनके पास जमा किया धन भी खत्म होने लगा। घर में सन्नाटा छा जाता, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर मजबूत बनी रही। वे एक दूसरे का सहारा थे, जैसे 3 पेड़ जो तूफान में भी साथ खड़े रहें। एक दिन जब तीनों दोस्त छाया में बैठे पुरानी बातें याद कर रहे थे, रामधन ने उदास स्वर में कहा, दोस्तों, ये हमारा बुरा वक्त है कि हम तीनों की आंखें चली गईं। अब तो घर में खाने तक की तंगी हो गई है।
इस अंधेपन ने हमें हर काम से रोक दिया। न व्यापार कर सकते हैं, न कोई नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वह भी अब समाप्त हो चुकी है। मुझे तो बहुत चिंता सताने लगी है कि आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम कैसे जी पाएंगे। तब रुस्तम, जो अभी भी दिल से मजबूत था, ने कहा, दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। हमारी आंखें तो लौट नहीं सकती, लेकिन आने वाली जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे। तब रुस्तम ने धीरे से हाथ बढ़ाकर अपने दोस्तों के कंधे पर रखा और गहरी दृढ़ आवाज में कहा, दोस्तों, रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक रास्ता है। तुम जानते हो ना, आंखें खोने से पहले मैं दूर दराज के राजमहलों तक घोड़े पहुंचाता था। उनमें से वीरपुर का राजा वीरसेन तो मेरा इतना करीबी था कि मेरे आने की खबर लगते ही दरवाजे खुद खुल जाया करते थे। उसने मुझसे न जाने कितने शानदार घोड़े खरीदे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम तीनों वहां पहुंच गए तो वह हमें निराश नहीं लौटने देगा। रामधन ने सिर झुकाकर धीरे से पूछा, पर भाई, एक राजा के दरबार में हम 3 अंधे लोग क्या करेंगे? वो हमारी मदद क्यों करेगा? रतन सेन ने बीच में ही कहा, अब कोई दूसरा दरवाजा तो दिखता नहीं। रामधन, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। भगवान ने अगर आंखें छीनी हैं तो शायद कहीं और कोई दरवाजा खोलना भी चाहता हो। बस फिर क्या था, तीनों ने लकड़ी की छड़ियां टटोली, छोटा सा झोला उठाया और वीरपुर की ओर चल पड़े। रास्ते लंबे थे, धूप तेज थी, पर तीनों के कदमों में एक अजीब सी उम्मीद थी। कई दिन बाद जब वे राजधानी के विशाल द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों ने पहले तो उन्हें रोका, पर जैसे ही रुस्तम ने अपना नाम लिया, दौड़कर खबर महल में पहुंची। राजा वीरसेन सिंहासन पर बैठा था। रुस्तम का नाम सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा। वो खुद दौड़ा हुआ आया और रुस्तम को गले लगा लिया। अरे रुस्तम, तू यहां, ये क्या हाल बना रखा है भाई? फिर तीनों की पूरी कहानी सुनी। सुनते सुनते राजा की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम तीनों मेरे मेहमान नहीं, मेरे भाई हो। पर बताओ, अगर मैं तुम्हें दरबार में रखूं तो तुम अंधे होकर भी मेरे क्या काम आओगे? रुस्तम ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, महाराज, आंखें चली गईं, पर हाथों की पहचान और दिल की समझ अभी बाकी है। आप जब भी कोई घोड़ा खरीदने जाएं, मुझे सिर्फ उसके गले की नसें छूने दें। मैं बता दूंगा कि वो रेगिस्तान की रेत पर दौड़ेगा या युद्ध के मैदान में राज करेगा। उसकी नस्ल ऊंची है या मिलावटी, उसका स्वभाव शांत है या जंगली, सब बता दूंगा। आपकी सेना के लिए सबसे बेहतरीन घोड़े चुनने में मैं आपका हाथ बटाऊंगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छे रुस्तम, तुम्हें मेरे शाही अस्तबल का मुख्य सलाहकार बना देता हूं। तब रतन सेन ने धीरे से आगे बढ़कर हाथ जोड़े और बोला, महाराज, मैं भी आपके किसी काम आ सकता हूं। आंखें चली गईं, पर उंगलियों की रगों में अभी भी हीरों की चमक पहचानने की ताकत बाकी है। आप मुझे कोई पत्थर छूने दें, मैं बता दूंगा कि वो असली कोहिनूर है या कांच का टुकड़ा। नकली मोती और असली मोती में फर्क, रंग की गहराई, वजन की सच्चाई सब हाथ से ही बता दूंगा। आपके खजाने की रखवाली और नई खरीदारी में मैं आपका विश्वास बन सकता हूं। राजा वीरसेन ने रतन सेन की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छे रतन सेन, अगर तुम में ऐसी अनोखी काबिलियत है तो मैं तुम्हें अपने दरबार में सलाहकार की जगह देता हूं। तुम मेरे खजाने के रक्षक बनोगे। फिर राजा ने अपने मंत्री की ओर मुड़कर आदेश दिया, इन तीनों के लिए महल के मेहमान खाने में सबसे अच्छी व्यवस्था करो। आरामदायक कमरे, ताज़ा भोजन और हर सुविधा। आज से ये हमारे महल में रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी इन्हें दरबार में बुला लिया जाएगा। इस तरह तीनों अंधे दोस्त राजा के महल में सलाहकार बनकर रहने लगे, जहां सुबह की किरणें खिड़कियों से छन कर आती, फूलों की महक हवा में घुली रहती और वे तीनों एक दूसरे की कंपनी में पुरानी यादें ताज़ा करते, जैसे किस्मत ने उन्हें नई जिंदगी का तोहफा दिया हो। एक दिन महल के दरबार में हलचल मच गई। एक घोड़ों का व्यापारी आया, जिसके साथ एक चमकदार मजबूत कटकाठी वाला घोड़ा था। उसने राजा के सामने घोड़े को पेश करते हुए गर्व से कहा, महाराज, ये अरब देश का शुद्ध अरबी घोड़ा है। दुनिया में इसका कोई सानी नहीं। इसकी रफ्तार ऐसी कि हवा को चीरते हुए भागे, जैसे बिजली कड़क रही हो। शिकार के जंगलों में या युद्ध के मैदानों में ये कभी आपको निराश नहीं करेगा, आपकी हर परीक्षा पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की लंबी गर्दन, चमकते बालों और मजबूत पैरों को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि खरीदने को तैयार हो गया। लेकिन व्यापारी ने कीमत बताई,
महाराज, चूंकि ये इतना खास है इसलिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का मन डगमगा गया। सोचा कभी इतना महंगा घोड़ा नहीं खरीदा, क्यों न रुस्तम से सलाह लूं। फिर उसने एक नौकर को भेजा जो रुस्तम को लेकर आया। रुस्तम ने अंधे हाथों से घोड़े को टटोला, उसके गले, पीठ, पैरों को छुआ, कान लगाकर उसकी सांसें सुनी और कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मेरा फैसला है कि ये घोड़ा पूरी तरह बेकार है। आप जैसे राजा के लायक तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं। कुछ दिनों बाद दरबार में फिर हलचल हुई। एक नामी जौहरी दूर देश से चलकर आया। उसके हाथ में मखमली कपड़े में लिपटा एक चमकदार गोल मटोल मोती था। सूरज की किरण पड़ते ही उसमें से 7 रंग की लहरें उभरतीं, मानो पूरा समंदर उस छोटी सी गोली में कैद हो। राजा वीरसेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां ऐसा मोती तो मैंने जीवन में नहीं देखा। जौहरी ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोला, हुजूर, ये समुद्र की सबसे गहरी तह से निकला दुर्लभ मोती है। कीमत सिर्फ 5,000 स्वर्ण अशर्फियां। आपके मुकुट में जड़ें तो जैसे चांदनी रात भी शर्मा जाए। राजा का मन डोल गया, पर पिछले अनुभव ने उसे सावधान कर दिया। उसने धीरे से मंत्री की ओर देखा और कहा, रतन सेन को बुलाओ। थोड़ी ही देर में रतन सेन अपनी छड़ी टेकते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने पहले राजा का असली मोती हाथ में लिया, उंगलियों से प्यार से सहलाया, फिर जौहरी वाला मोती लिया। दोनों को बार बार छुआ, नाक से सूंघा, कान से लगाया, जैसे कोई मां अपने बच्चे की सांसें गिनती हो। सन्नाटा छा गया। फिर रतन सेन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो मोती आप 5,000 अशर्फियों में खरीदने वाले हैं वो बिल्कुल नकली है। कांच का बना, ऊपर से चमक चढ़ाई गई है। ये सुनते ही जौहरी का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, अरे अंधे, तुझे क्या पता मोती का? राजा को गुमराह कर रहा है ये, इसे बाहर फेंकवाइए। राजा ने भौं चढ़ाई और रतन सेन से पूछा, तुम इतने बड़े दावे कर रहे हो, क्या इसे साबित कर सकते हो? रतन सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, एक साधारण पत्थर मंगवाइए। नौकर दौड़ा और एक भारी पत्थर ले आया। रतन सेन ने पहले राजा का असली मोती जमीन पर रखा, पत्थर ऊंचा उठाया और जोर से दे मारा। धाएं! पत्थर की मार से मोती बस दूर सड़क गया, उसमें खरोंच तक न आई। फिर रतन सेन ने जौहरी का मोती रखा और वही पत्थर फिर उठाया। इस बार जैसे ही चोट पड़ी, खटाखट की आवाज के साथ मोती टुकड़ों में बिखर गया, जैसे कांच की गेंद फट गई हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने जौहरी की ओर देखकर गरज कर कहा, तूने राजा के साथ धोखा करने की हिम्मत की? हम अभी तेरी गर्दन उड़ा सकते हैं, पर हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसलिए जान बख्शी, मगर सजा जरूर मिलेगी। इसे कोड़ों से मारो और शहर के चौराहे पर 3 दिन तक खड़ा करो, ताकि सबको पता चले कि वीरपुर के दरबार में बेईमानी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जौहरी रोते गिड़गिड़ाते बाहर ले जाया गया। राजा ने रतन सेन के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में कहा, तुम तीनों ने आज फिर साबित कर दिया कि आंखें भले चली जाएं, लेकिन सच्चाई की रोशनी कभी नहीं बुझती। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और तीनों अंधे दोस्तों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, जैसे अंधेरे में भी कोई दिया जल उठा हो। तब राजा ने जौहरी की ओर कठोर नजरों से देखते हुए हुक्म सुनाया, तेरी सजा ये है कि 5,000 अशर्फियां अभी इसी वक्त खजाने में जमा कर, और ये 5,000 अशर्फियां मैं अपने ईमानदार सलाहकार रतन सेन को इनाम में देता हूं। जौहरी ने कांपते हाथों से थैली खोली। सोने की मुद्राएं खनकती हुईं खजाने में गिरीं और फिर वही थैली रतन सेन के हाथों में सौंप दी गई। रतन सेन ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, पर उनके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे जानते हों कि सच्चाई का इनाम हमेशा मिलता है। राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न था। 2 अंधे सलाहकारों ने उसका खजाना और अस्तबल दोनों बचा लिए। अब उसका मन तीसरे दोस्त पर आ टिका। उसने सोचा, रुस्तम और रतन सेन ने अपनी काबिलियत साबित कर दी, अब रामधन की बारी है। उसने दावा किया था कि वो इंसानों के दिल की थाह ले सकता है, तो क्यों ना आज उसी की असली परीक्षा हो जाए। शाम ढलते ढलते राजा ने रामधन को अपने निजी कक्ष में अकेले बुलाया। कमरे में सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी थी और बाहर बगीचे से चंपा की महक आ रही थी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा,
रामधन, अब तुम्हारी बारी है। तुमने कहा था कि बिना आंखों के भी औरत मर्द की फितरत पहचान सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी महारानी के बारे में बताओ, उनके स्वभाव के बारे में, उनके दिल के बारे में। रामधन ने शांत स्वर में सिर झुकाया। जैसी महाराज की आज्ञा। बस उन्हें एक बार यहां बुला लीजिए, मैं उनकी आवाज और बर्ताव से सब बता दूंगा। राजा ने तुरंत एक विश्वसनीय दासी को भेजा। जाओ, महारानी को बुला कर लाओ। दासी महल के भीतरी भाग में गई। थोड़ी देर बाद लौटी और धीरे से बोली, महाराज, रानी साहिबा कहती हैं कि वे अभी तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर बाद आएंगी। राजा ने इशारा किया। दासी दोबारा गई। इस बार रानी का जवाब आया, कहो कि मैं अभी श्रृंगार कर रही हूं, बाल गूंथ रही हूं। तीसरी बार दासी गई तो रानी ने कहा, अभी कपड़े बदल रही हूं, थोड़ा इंतजार करो। चौथी बार, अभी गहने पहन रही हूं। पांचवी बार, अभी इत्र लगा रही हूं। हर बार दासी लौटती और एक नया बहाना लेकर आती। घंटा बीत गया पर महारानी नहीं आई। रामधन चुपचाप सब सुनते रहे। उनकी उंगलियां छड़ी पर हल्के हल्के थपथपा रही थीं। अंत में राजा ने थक कर दासी को रोक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामधन ने धीरे से सिर उठाया और शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, आपकी रानी ने एक बार भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं की। जो स्त्री बार बार बहाने बनाए वो कभी अच्छे खानदान की नहीं हो सकती। मुझे पूरा यकीन है कि पहले वो किसी राजमहल में दासी रही होगी और अब भी उसके मन में वो डर बैठा है कि कोई उसकी असलियत न जान ले। उसकी हर देरी, हर बहाना यही चीख चीख कर बता रहा है कि वो अपने पुराने दर्जे की याद से आज भी कांपती है। राजा की सांस जैसे रुक गई। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर क्रोध से लाल हो गया। उसने मुट्ठी कसी और धीरे से बुदबुदाया, तो सच यही था। कमरे में मशाइल की लौ हल्की सी हिली, जैसे वो भी राजा के दिल की आग देखकर डर गई हो। राजा की आंखें सिकुड़कर रामधन पर टिक गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, रामधन, तुम इतने पक्के यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो पहले दासी थी? रामधन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं अंधा हूं। मेरे सामने आने के लिए रानी साहिबा को ना श्रृंगार की जरूरत थी, न नए कपड़ों की, न गहनों की। एक सच्ची रानी तो बिना झिझक, बिना देर किए चली आती। पर जो बार बार बहाने बनाए, वो अपने पुराने दिनों की याद से आज भी कांपती है। वो जानती है कि अगर कोई गहरी नजर वाला उसकी आंखों में झांकेगा तो उसकी असलियत खुल जाएगी। इसीलिए वो मेरे सामने नहीं आई। ये शब्द राजा के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वो सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को रानी के मायके भेजा। वे चुपचाप जांच करके लौटे और सिर झुकाकर बोले, महाराज, रानी साहिदा किसी बड़े राजघराने की नहीं, वो तो पड़ोस के छोटे से राज्य के एक मामूली दरबार में दासी हुआ करती थीं। वहां की एक पुरानी दाई ने सब बता दिया। राजा का दिल टूट गया, पर गुस्सा और भी भड़क उठा। रानी पर हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने उसी शाम को रामधन को बुलाया और अपने हाथों से 5000 चमचमाती अशर्फियां उनकी झोली में डालते हुए कहा, ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मेरी आंखें खोल दी। 2 दिन बाद फिर शाम का वक्त था। राजा ने रामधन को अकेले में बुलाया और धीरे से पूछा, अब एक आखिरी परीक्षा, मेरे सबसे पुराने मंत्री के बारे में बताओ, क्या वो सचमुच मेरा हितैषी है? रामधन ने हिलाकर बोले, बिना हिचक बोले, हुजूर, आपका मंत्री 1 नंबर का धोखेबाज और मक्कार है। उसके पेट में राज की कोई बात नहीं पचती। राजा चौंका, तुम ये कैसे कह सकते हो? रामधन ने हल्के से हंसते हुए कहा, महाराज, रानी साहिबा का राज इस महल में सिर्फ आपको और आपके मंत्री को ही मालूम था। पर आज सुबह से पूरा शहर इस बात की चर्चा कर रहा है। बाजार में, चाय की दुकानों पर, कुएं के पास औरतें बच्चे तक कानाफूसी कर रहे हैं। ये बात मंत्री ने अपनी बीवी को बताई, बीवी ने पड़ोसन को, पड़ोसन ने अपने सखी को, और देखते देखते सारा नगर जान गया। जो आदमी अपनी बीवी के सामने भी राज नहीं रख सकता, वो राज्य का वजीर कैसे हो सकता है? राजा की मुट्ठी फिर कस गई। उसने तुरंत दरबार में मंत्री को बुलवाया। मंत्री आया तो उसके माथे पर पसीना चूचुहा रहा था। राजा ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने रानी के बारे में किसी से कुछ कहा था? मंत्री ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, सिर्फ अपनी पत्नी से।
बस उसी से मैंने सोचा था कि बीवी तो घर की बात है। राजा की आंखों में आग भड़क उठी। उसने एक झटके में मंत्री का पट्टा खींच लिया और गरज कर बोला, घर की बात? राज्य का राज घर की बात नहीं होता। आज से तुम मेरे दरबार से बाहर हो। मंत्री रोता गिड़गिड़ाता बाहर निकाला गया। राजा ने गहरी सांस ली और रामधन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि सच्ची नजर आंखों में नहीं, दिल और दिमाग में होती है। आज से तुम मेरे सबसे करीबी सलाहकार हो और ये महल तुम्हारा घर। बाहर शाम की लालिमा फैल रही थी और तीनों अंधे दोस्तों के चेहरों पर सुकून की मुस्कान थी, जैसे अंधेरे में भी सूरज निकल आया हो। इस तरह तीनों अंधे दोस्तों की परीक्षा पूरी हुई और राजा वीरसेन ने उन्हें अपने पास बुलाया। उस दिन दरबार में फूल बिछे थे, हवा में केसर की खुशबू घुली थी और राजा की आवाज में गजब का सम्मान था। उसने तीनों को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि आंखें बंद हो जाएं तो भी इंसान का हुनर, उसकी अक्ल और उसका ईमान कभी अंधा नहीं होता। आज से तुम मेरे सबसे बड़े सलाहकार हो। महल का सबसे सुंदर हिस्सा तुम्हारा घर है। खाने पीने से लेकर हर सुख सुविधा तुम्हारी रहेगी। मेरे राज्य की हर मुश्किल में तुम्हारी सलाह ही आखिरी फैसला होगी। तीनों दोस्तों ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। उस दिन से वीरपुर के महल में हंसी और सुकून लौट आया। रुस्तम की उंगलियां घोड़ों की नस्लें पड़तीं, रतन सेन के हाथ खजाने की हिफाजत करते और रामधन की समझदारी राज्य के हर फैसले को साफ सुथरा बनाती। राजा को लगा जैसे उसे 3 आंखें मिल गई हों जो कभी धोखा नहीं खाती। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल में घर कर गई होगी कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और हुनर का दिया कभी नहीं बुझता। अब चलिए एक नई और इससे भी ज्यादा मजेदार कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। सूरजगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज की पहली किरणें भी जैसे सोने की धूल बिखेरती थीं। उस गांव में चमन नाम का एक अकेला आदमी रहता था। न माँ बाप, न बीवी बच्चे, बस एक झोंपड़ी और उसका चतुर दिमाग। चमन दिन भर आसपास के गांवों में मजदूरी करता, पेड़ काटता, खेत जोतता और शाम को थके पांव घर लौटता। पर उसकी आंखें हमेशा कुछ नया ढूंढती रहती, जैसे कह रही हों कि एक दिन किस्मत जरूर पलटेगी। एक सुबह की बात है। चमन नदी पार के गांव में काम तलाशने जा रहा था। नदी का पानी ठंडा और चमकदार था। किनारे पर छोटे छोटे पत्थर चमक रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ी, पानी के बीच में कुछ ऐसा चमक रहा था मानो कोई तारा धरती पर गिर पड़ा हो। चमन ने झट से हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। देखते ही उसका दिल जोर से धड़का, बिल्कुल हीरे जैसा, बड़ा, चमकदार, साफ। उसने उसे जेब में डाला और घर भागा। घर पहुंचते ही दरवाज़ा बंद किया, मिट्टी का दिया जलाया और उस चमकते टुकड़े को बार बार रगड़ा, धोया, पोंछा। अब तो वह और भी खूबसूरत लगने लगा, सूरज की रोशनी में 7 रंग बिखेरता। चमन की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन कहा, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। ये बिकेगा तो सारी उम्र आराम से कट जाएगी। पर चमन था चतुर। उसने सोचा, गांव में कोई जौहरी नहीं, कोई पहचान ही लेगा तो क्या, चलो नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास चलते हैं। उसने चमकते टुकड़े को पुराने रेशमी कपड़े में लपेटा, कंधे पर छोटा सा झोला टांग कर नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके कदम ऐसे नाच रहे थे मानो वह पहले से ही अमीर हो चुका हो। नगर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। चमन सीधा उस जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा, जहां बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी हीरे दिखाने आते थे। दुकान के बाहर सोने की घंटियां लटक रही थीं, अंदर मखमल के गद्दों पर चमकते पत्थर बिखरे थे। जौहरी एक बूढ़ा आदमी था, मोटी मोटी सोने की चेनें पहने, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए बैठा था। चमन ने हाथ जोड़कर सलाम किया और धीरे से कपड़ा खोला। जैसे ही उस चमकते टुकड़े ने रोशनी पकड़ी, दुकान में एकदम से चमक फैल गई। चमन ने गर्व भरी आवाज में कहा, महाराज, ये देखिए, नदी किनारे मिला है। ऐसा हीरा तो शायद आपके पास भी ना हो। बताइए कितने मिलेंगे? जौहरी ने पहले तो चुपचाप देखा, फिर उस चमकदार टुकड़े को हाथ में लिया। और आगे की कहानी तो अगली शाम को सुनिएगा, क्योंकि अब चमन की चालाकी और जौहरी की अकल का असली खेल शुरू होने वाला है। जौहरी ने उस चमकदार टुकड़े को उंगलियों पर घुमाया, रोशनी में उलट पलट किया, फिर एक गहरी सांस ली और चमन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी हिरण को घेरता हो। उसने धीरे धीरे बहुत नरमी से कहा, भाई, ये तो बहुत दुर्लभ हीरा है। ऐसा चमकदार, ऐसा साफ, ऐसा बड़ा, मैंने अपनी 60 साल की उम्र में भी ऐसा दूसरा नहीं देखा। बताओ कितने में दोगे? चमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि शायद 100-200 रुपए मिल जाएंगे, पर जौहरी की बातों से लगा जैसे लाखों की बात होने वाली है। वो थोड़ा हकलाया, जी आप ही बताइए, आप बड़े जौहरी हैं, जितना उचित लगे। जौहरी ने माथे पर हाथ फेरा, जैसे बहुत सोच रहा हो, फिर बोला, देखो भाई, इतना अनमोल हीरा कोई रोज नहीं मिलता। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं, पर मेरे पास अभी इतना नकद नहीं है।
तुम कल सुबह आना, मैं 10,000 सोने की अशरफियां तैयार रखूंगा। बस एक शर्त है, आज रात ये हीरा मेरे पास रह जाए, मैं इसे अच्छे से जांच लूं और सुबह तुम्हें पक्की रकम दे दूं। चमन के कान खड़े हो गए। 10,000 अशरफियां, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है सेठ जी, आप रख लीजिए, मैं कल सुबह सबसे पहले आऊंगा। जौहरी ने मुस्कुराते हुए हीरा एक लाल मखमली थैली में डाला, ताला लगाया और अपनी तिजोरी में रख दिया। चमन बाहर निकला तो उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रास्ते भर वो आसमान में उड़ता रहा। अब न झोपड़ी, न मजदूरी, न भूख। अब तो महल बनवाएगा, नौकर रखेगा, गांव में सबसे अमीर बनेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज भी ठीक से नहीं निकला था कि चमन दुकान पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। जौहरी ने अंदर से आवाज दी, आ गए भाई, अंदर आओ। चमन अंदर घुसा तो देखा दुकान में सब कुछ वैसा ही था, बस जौहरी का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। जौहरी ने गहरी सांस ली और बोला, बैठो चमन, रात भर मैंने उस हीरे को जांचा। अफसोस वो असली नहीं है, सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है जिस पर किसी ने चालाकी से चमक चढ़ा रखी है। मैंने सोचा था कि शायद कुछ कीमत दे दूं, पर इतना बड़ा धोखा मैं कुछ नहीं दे सकता। लो, अपना कांच का टुकड़ा वापस ले जाओ, कहकर उसने वही लाल थैली आगे सरका दी। चमन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो थैली खोलकर देखना भी नहीं चाहता था। उसने रोते हुए कहा, सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? कल आपने खुद कहा था कि दुनिया में दूसरा नहीं, 10,000 अशरफियां। जौहरी ने कंधे उचकाए। कल मैंने सिर्फ ऊपर से देखा था भाई, रात में जांच की तो सच सामने आ गया। अब तुम जाओ, मुझे भी धोखा खाने का दुख है। चमन जैसे टूट कर बिखर गया। वो थैली लेकर बाहर निकला तो उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अब क्या करें? गांव लौटे तो लोग हंसेंगे, कहेंगे लालची कहीं का, हीरा समझकर कांच बेचने चला था। पर चमन था चालाक। उसने रुककर गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, रुक, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जौहरी ने मुझे उल्लू बनाया है, अब मैं उसे असली उल्लू बनाऊंगा। चमन ने पूरी रात सोचा। फिर सुबह सुबह फिर उसी जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा। नगर का सबसे बड़ा सेठ रतनलाल। उसकी दुकान तो जैसे कोई छोटा सा महल थी। सोने चांदी की जंजीरें दरवाजे पर लटकतीं। अंदर मखमल के गद्दों पर एक से एक दुर्लभ हीरे चमकते रहते। राजा, महाराजा, मंत्री, दीवान सब उसके ग्राहक थे। कहते थे कि सेठ रतनलाल एक नजर में बता देते थे कि हीरा असली है या कांच का टुकड़ा। चमन ने दुकान के बाहर गहरी सांस ली, फिर अंदर घुसा। सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी नमस्ते, मैं आपके लिए एक बहुत ही नायाब और कीमती हीरा लाया हूं। सेठ रतनलाल ने चश्मा ऊपर चढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, दिखाओ क्या लाए हो। चमन ने बहुत नाटकीय अंदाज में अपनी जेब से वही लाल मखमली थैली निकाली, धीरे धीरे खोली और कांच का टुकड़ा मखमल के गद्दे पर रख दिया। रोशनी पड़ते ही फिर वही 7 रंग की चमक। चमन ने उदास भारी आवाज में कहानी शुरू की, सेठ जी, ये हीरा हमारी कई पुश्तों की निशानी है। मेरी माँ के पास था, जब माँ गुजरी तो मुझे विरासत में मिला। इतना बड़ा, इतना चमकदार कि मैं अंगूठी भी नहीं बनवा सकता। घर में रखूं तो डाकू लूट लेंगे और मैं तो गरीब मजदूर हूं, रोज की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। मजबूरी में बेचने आया हूं। आप ही बताइए कितने में लेंगे? सेठ रतनलाल ने पहले तो गौर से देखा। जैसे ही कांच का टुकड़ा हाथ में लिया, उनकी आंखें चमक उठीं और फिर जोर से हंस पड़े। हंसी इतनी तेज कि दुकान के नौकर चाकर भी मुड़कर देखने लगे। सेठ ने कांच का टुकड़ा चमन की ओर उछालते हुए कहा, अरे पागल, ये तो कांच का टुकड़ा है, तू इसे हीरा बता रहा है? तेरी अकल भैंस के नीचे दब गई क्या? जा जा, कहीं और उल्लू बना। चमन एक पल को सचमुच घबरा गया। उसका दिल जोर से धड़का। सेठ रतनलाल गलत थोड़े ही कह सकता है। पूरे नगर में उससे बड़ा पारखी कोई नहीं। मतलब ये सचमुच कांच का टुकड़ा है। पर चमन चमन था। उसने 1 सेकंड में खुद को संभाला, आंखें नम कर लीं, आवाज कंपकपाई और फिर जोर जोर से रोने लगा। नहीं सेठ जी, ये झूठ है। मेरी माँ की आखिरी निशानी को आप कांच का टुकड़ा कह रहे हैं? मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि ये हमारी कुल की सबसे कीमती चीज है।
आप मुझे लुटेरा समझ रहे हैं? मैं गरीब हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि कांच बेचने आऊं। कहते हुए उसने कांच का टुकड़ा फिर थैली में डाला, छाती पीट ली और दुकान से बाहर निकलने लगा। रोते रोते चिल्लाया, मैं अभी राजा के दरबार में जाऊंगा, वहां न्याय मिलेगा। दुनिया देखेगी कि सेठ रतनलाल गरीब की पुश्तैनी चीज को कांच कहकर अपमान करते हैं। सेठ रतनलाल एकदम से घबरा गए। राजा के दरबार में बात पहुंची तो बदनामी पक्की, उनकी साख दांव पर लग जाएगी। लोग कहेंगे, बड़ा जौहरी बनता है, एक गरीब का हीरा भी नहीं पहचान सका। सेठ ने तुरंत चमन को रोक लिया। अरे रुक रुक बेटा, गुस्सा मत कर, शायद मैंने जल्दबाजी में देखा हो। फिर दिखा। चमन रोते हुए रुका, आंसू पोंछते हुए थैली फिर खोली। सेठ ने अब बहुत ध्यान से देखा, माथे पर बल डाले, फिर धीरे से बोले, हाँ अब लग रहा है शायद कुछ खास बात हो। चलो मैं इसे खरीद लेता हूं। कितने चाहिए? चमन ने रोते रोते कहा, सेठ जी अब मैं बेचना भी नहीं चाहता। आपने मेरी मां की निशानी को कांच कहा, लेकिन मजबूरी है, 10,000 अशर्फियां दे दीजिए तो दे दूंगा। सेठ रतनलाल ने एक लंबी सांस ली, तिजोरी खोली और 10,000 सोने की अशर्फियां गिन गिनकर चमन की झोली में डाल दी। चमन ने थैली बांधी, सिर झुकाया और दुकान से निकल गया। बाहर आते ही उसके चेहरे पर रोने की जगह शैतानी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन हंस रहा था। अब सेठ जी घर जाकर कांच का टुकड़ा निहारेंगे और सोचेंगे कि दुनिया का सबसे अनमोल हीरा खरीद लिया। और इस तरह एक कांच के टुकड़े ने चमन को रातों रात अमीर बना दिया। कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा हीरा नहीं, सबसे बड़ी अकल चलती है। चमन ने आंसुओं को और तेज बहाया, आवाज में कंपती सिसकियां भरीं और फिर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अल्लाह कसम, कुरान पाक की कसम, ये हीरा झूठा नहीं है। मेरे परदादा ने दादा को दिया था, दादा ने पिताजी को, पिताजी ने मरते वक्त माँ के हाथ में रखा था और माँ ने मुझे देते हुए कहा था, बेटा ये हमारी कुल की इज्जत है, कभी मजबूरी ना आए तो मत बेचना। आज वही मजबूरी आ गई है, मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा। फिर उसने रुआंसे स्वर में आगे कहा, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कह रहा कि अभी 10-20 हजार दे दीजिए। आप तो नगर के सबसे बड़े जौहरी हैं, आपके पास राजा रानी तक आते हैं। आप बस ये हीरा अपने पास रख लीजिए। जब कभी किसी बड़े ग्राहक को पसंद आए, किसी राजकुमारी को, किसी रानी को, किसी नवाब को, तब बेच दीजिएगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर जब भी बिके मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं आकर अपना हिस्सा ले लूंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? एक गरीब की आखिरी निशानी को यूं ही तुच्छ मत समझिए। सेठ रतनलाल सोच में पड़ गए। एक तो चमन की रुआंसी सूरत, ऊपर से बदनामी का डर। अगर ये रोता चीखता दरबार में पहुंचा तो लोग यही कहेंगे कि सेठ ने गरीब का पुश्तैनी हीरा छीन लिया। सेठ ने माथा सहलाया और आखिरकार बोले, अच्छा बाबा छोड़ो, रख लेता हूं, लेकिन 10,000 तो कभी नहीं बिकेगा ये। खैर कोई बात नहीं, छोड़ जा, अगर कभी बिका तो तुझे खबर कर दूंगा। चमन ने बार बार सेठ के पांव छुए, आंसुओं से भीगा आशीर्वाद लिया और खाली हाथ गांव लौट गया। मन ही मन ठहाके लगा रहा था। अब सेठ जी कांच के टुकड़े को तिजोरी में बंद करके सोचेंगे कि दुनिया का सबसे अनमोल हीरा मिल गया। 3 महीने गुजर गए। सेठ की दुकान में वो कांच का टुकड़ा मखमल के ऊपर पड़ा पड़ा धूल खाता रहा। सेठ कभी कभी उसे निकाल कर देखते और सिर हिलाकर वापस रख देते। फिर एक दिन दुकान पर जोरदार हलचल हुई। एक राजसी सेवक आया, सोने की कढ़ाई वाला कुर्ता, सिर पर पगड़ी में मोती जड़े हुए। उसने सलाम ठोका और बोला, सेठ जी हमारी राजकुमारी साहिबा अपनी सबसे प्यारी सखी को शादी के तोहफे में मोतियों की माला भेजना चाहती हैं। उस माला के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा, बिल्कुल साफ और चमकदार हीरा जड़वाना है। पूरे राज्य में आपसे बड़ा जौहरी कोई नहीं, इसलिए राजकुमारी ने हुक्म दिया है कि सबसे पहले आपकी दुकान पर ही आऊं। दिखाइए अपना सबसे कीमती हीरा। सेठ रतनलाल का सीना फूल गया। राजकुमारी का नाम सुनते ही आंखें चमक उठीं। उन्होंने सेवक को मखमल की कुर्सी पर बिठाया, खुद सबसे महंगे इत्र छिड़का, पानी पिलाया और फिर एक एक करके अपने सबसे शानदार हीरे निकालकर दिखाने लगे। सेवक हर हीरे को हाथ में लेकर उलट पलट करता, सिर हिलाता और कहता, ये ठीक है, पर राजकुमारी को इससे भी बड़ा और ज्यादा चमकदार चाहिए। सेठ परेशान,
आखिरी हीरा भी दिखा दिया। सेवक उठने को हुआ तो सेठ की नजर उस धूल भरे कांच के टुकड़े पर पड़ी। दिल में हंसी भी आई और लालच भी। सोचा, ये तो बेचारा चमन का है, पर अभी तो राजकुमारी का ऑर्डर है। अगर ये पसंद आ गया तो लाखों कमा लूंगा। सेठ ने कांच का टुकड़ा मखमल के कपड़े से पोंछा, सबसे अच्छी रोशनी में रखा और सेवक के सामने धीरे से सरकाते हुए बोले, ये लीजिए हुजूर, ये हमारी दुकान का सबसे नायाब टुकड़ा है, दूर देश से आया है। इतनी चमक, इतना आकार, राजकुमारी साहिबा इसे देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। सेवक ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोशनी में 7 रंग नाचने लगे। वो खुशी से उछला। वाह सेठ जी, यही चाहिए था। राजकुमारी साहिबा ने कहा था, ऐसा हीरा चाहिए जो देखते ही दिल खुश कर दे। पैक कर दीजिए, मैं अभी राजमहल ले जाता हूं। सेवक ने एक एक करके सारे हीरे हाथ में लिए, रोशनी में घुमाए, नाक से सूंघा, दांत से बजाए और हर बार मुंह बनाकर बोला, नहीं सेठ जी, ये थोड़ा छोटा है, ये रंग थोड़ा फीका है, ये तो कटिंग में खोट है, ये तो चमक ही नहीं रहा। सेठ रतनलाल पहले तो मुस्कुराते रहे, फिर हंसी कम होने लगी, फिर माथे पर पसीना आने लगा। सारी तिजोरियां खाली हो चुकी थीं, आखिरी डिब्बा भी बंद कर दिया। सेवक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, लगता है आज कुछ खास नहीं मिला, चलता हूं कहीं और देखता हूं। बस तभी सेठ की नजर उस धूल भरे मखमली डिब्बे पर पड़ी जिसमें चमन का कांच का टुकड़ा 3 महीने से पड़ा सड़ रहा था। सेठ का दिल एक पल को धक से रह गया, शर्म से गाल लाल हो गए। सोचा, मैं नगर का सबसे बड़ा जौहरी और एक कांच का टुकड़ा राजकुमारी को बेचने जा रहा हूं। पर लालच ने शर्म को दबा दिया। उसने फौरन सोचा, ये तो बेवकूफ मालूम पड़ता है, हीरों की कुछ समझ ही नहीं। अगर इसे पसंद आ गया तो लाखों कमा लूंगा। सेठ ने डिब्बा खोला, कांच के टुकड़े को रेशमी कपड़े से पोंछा, सबसे तेज रोशनी में रखा और सेवक के सामने बड़े अदब से सरकाते हुए बोले, हुजूर, मेरे पास तो अब कुछ बचा नहीं, बस ये एक आखिरी टुकड़ा है। किसी गरीब दोस्त ने बेचने को रखवाया था। आप जरा नजर मार लीजिए, शायद राजकुमारी साहिबा को पसंद आ जाए। सेवक ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोशनी की 7 लहरें उभरीं, पूरा कमरा जगमगा उठा। वो खुशी से चिल्लाया, अरे वाह सेठ जी, क्या बात है, क्या चमक है, क्या कट है, क्या साफ है। हमारी राजकुमारी साहिबा तो इसे देखते ही झूम उठेंगी। यही चाहिए था, पैक करो, अभी राजमहल ले जाता हूं। सेठ का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मन ही मन हंस रहा था, अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। इतने असली हीरे छोड़कर कांच का टुकड़ा पसंद कर लिया। फिर उसने गला साफ किया और बहुत संजीदगी से बोला, हुजूर, ये कोई मामूली चीज नहीं, दूर अफ्रीका के खदानों से आया है। कीमत 20,000 सोने की असरफियां, 1 पैसा कम नहीं। सेवक ने बिना सोचे कहा, ठीक है, 20,000। अभी लाओ, मैं राजकुमारी को खुशखबरी सुनाऊं। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, 10,000 चमन को दे दूंगा, 10,000 मेरे पास रहेंगे। एक कांच के टुकड़े ने 10,000 का मुनाफा, अल्लाह मेहरबान। उसने फौरन मखमली थैली में कांच का टुकड़ा पैक किया, 20,000 अशर्फियां गिनकर सेवक के थैले में डालीं और सेवक को विदा किया। सेवक जाते जाते बोला, राजकुमारी साहिबा बहुत खुश होंगी, आपको जल्दी ही महल से इनाम मिलेगा। सेठ दरवाजा बंद करके अकेले में नाचने लगा। उसने तिजोरी में 10,000 अशर्फियां बंद कीं और सोचा, अब चमन को बुलाकर 10,000 देकर टाल दूंगा, बेचारा खुश हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह चमन खुद दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान फिर लौट आई थी। सेवक ने कांच का टुकड़ा हाथ में नचाते हुए कहा, सेठ जी, 20,000 कीमत बिल्कुल ठीक है, सौदा पक्का। पर मेरे पास अभी पूरी रकम नहीं है, जितना साथ में लाया था वो खत्म हो गया। फिलहाल 5,000 अशर्फियां बयाने के तौर पर रख लीजिए, बाकी 15,000 एक हफ्ते में लेकर आऊंगा। सेठ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं हुजूर, राज दरबार का मामला है, भरोसा पूरा है। सेवक ने थैली आगे बढ़ाई और गंभीर होकर बोला, पर एक शर्त लिख लीजिए, अगर मैं 7 दिन में नहीं आया तो ये 5,000 आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन 7 दिनों में ये हीरा किसी और को बेच दिया तो मुझे 10,000 वापस करने होंगे, 5,000 मेरे और 5,000 जुर्माना, क्योंकि ये राजकुमारी साहिबा के लिए है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
सेठ को लगा जैसे आसमान से सोने की बारिश हो रही हो। उसने फौरन कागज कलम मंगवाया, शर्त लिखी, दोनों ने अंगूठे का छाप लगाया, गवाह बनाए और सेवक 5,000 देकर खुशी खुशी चला गया। सेठ ने दरवाजा बंद किया और अकेले में ठहाके लगाने लगा। अरे वाह, 5,000 तो अभी जेब में, बाकी 15,000 भी आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो बेवकूफ 1 हफ्ते में लौटेगा नहीं, और अगर लौटा भी तो क्या, हीरा तो कांच का है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। सेठ हराम कुर्सी पर बैठा हिसाब कर रहा था कि बाहर से परिचित आवाज आई, सेठ जी राम राम। सेठ ने सिर उठाया तो चमन मुस्कुराता हुआ खड़ा था। चमन ने हालचाल पूछा, फिर धीरे से बोला, सेठ जी, वो हमारा पुश्तैनी हीरा कई महीने हो गए, अगर बिक गया हो तो हिसाब कर दीजिए, नहीं तो वो हीरा ही वापस दे दीजिए। सुना है नगर में किसी राजकुमारी का सेवक बेशकीमती हीरा ढूंढ रहा है, शायद हमारा हीरा उसे पसंद आ जाए, लाखों में बिक जाए। सेठ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे कोई बिजली का करंट लग गया हो। पसीना छूटने लगा, मन में विचारों की आंधी चलने लगी। अगर बोलूं कि बिक गया तो पूछेगा कितने में, 20,000 बताऊंगा तो सारा माल जाना पड़ेगा। अगर कहूं नहीं बिका तो हीरा मांगेगा, और हीरा तो राजकुमारी के पास जाने वाला है। अगर झूठ बोलूं तो ये बदमाश शहर में चिल्लाएगा कि सेठ रतनलाल गरीब का हीरा हड़प गया। सेठ की जुबान पर ताला लग गया। चमन शांतिपूर्वक खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई मछली जाल में फंस गई हो और जाल खींचने वाला आराम से देख रहा हो। सेठ ने हकलाते हुए कहा, अरे चमन भाई, वो अभी तक नहीं बिका, पर एक ग्राहक ने पसंद तो किया है। चमन ने आंखें तरेरी और बोला, अच्छा, फिर तो जल्दी बताइए ना सेठ जी, कितने में पसंद किया है, मैं अभी हिसाब ले लूं। सेठ के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगीं। अब वो समझ चुका था कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। सेठ रतनलाल की सांसें फूल रही थीं। दुकान में सन्नाटा था, सिर्फ उनके दिल की धड़कन गूंज रही थी। चमन सामने खड़ा था, आंखों में मासूमियत का नकाब और होठों पर शरारत भरी मुस्कान। सेठ ने गला साफ किया, फिर कांपती आवाज में बोले, अरे चमन भाई, बैठो तो सही। बात यह है कि पहले दिन मैंने जल्दबाजी में तुम्हारा हीरा कांच का टुकड़ा समझ लिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में जब मैंने उसे अच्छे से परखा, रात में अलग अलग रोशनी में देखा, तो समझ आया, अरे भाई, ये तो दुनिया का सबसे नायाब हीरा है। इतनी गहराई, इतनी आग, इतनी चमक, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। चमन ने आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे आसमान से खजाना गिर पड़ा हो। सच सेठ जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आपने तो उस दिन मुझे कांच कांच चिल्लाया था। सेठ ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दो भाई, अक्ल पर पत्थर पड़ गया था मेरा। अब मैं खुद वो हीरा खरीदना चाहता हूं, तुम्हारी मर्जी की कीमत दूंगा। चमन ने माथे पर बल डाले, जैसे बहुत सोच रहा हो, फिर धीरे से बोला, तो 10,000 अशर्फियां, वही जो मैंने पहले कहा था। सेठ ने फौरन सिर हिलाया, हाँ हाँ, 10,000, 1 पैसा कम नहीं। बस तुम खुश रहो, कोई और बात मुंह से ना निकालना कि सेठ ने दबाव डाला या कुछ। चमन ने जोर से सिर हिलाया, अरे नहीं सेठ जी, मैं अपनी पूरी खुशी से बेच रहा हूं। आपने मेरी इज्जत रखी, गरीब का साथ दिया। सेठ ने तिजोरी खोली, 10,000 सोने के अशर्फियां गिन गिनकर एक मोटी थैली में भरी और चमन के हाथ पर रख दी। थैली इतनी भारी थी कि चमन के कंधे झुक गए। उसने थैली कमर में कसी, सेठ के पांव छुए और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सेठ की सांस में सांस आई। उसने माथा पहुंचा और खुद से बोला, चलो 10,000 गए, पर 10,000 बच भी गए। राजकुमारी का सेवक आएगा तो 20,000 लेकर आएगा, 15,000 मेरे, 5,000 का जुर्माना भी बच गया, फिर भी 5,000 का मुनाफा। वाह रतनलाल, तूने गजब की अक्ल लगाई। सेठ कुर्सी पर लेट गया, पैर हवा में लहराने लगा। उसे लगा उसने दुनिया की सबसे चतुर चाल चली है। पर बाहर गली में चमन थैली कंधे पर टांगे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों पर वही पुरानी शरारत भरी मुस्कान लौट आई थी। वो बुदबुदाया, सेठ जी, एक कांच का टुकड़ा 10,000 में बिका और अभी खेल खत्म भी नहीं हुआ है। सेठ रतनलाल हर सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले उस लाल मखमली थैली को देखते और मन ही मन हंसते, चमन जैसे भूले को तो मैंने 10,000 में टाल दिया, अब 10-15,000 और आते ही कुल 25,000 का मालिक बन जाऊंगा। वे दिन गिनते रहे। 7 दिन पूरे हुए, 10 दिन, 15 दिन, महीना गुजर गया। राजकुमारी का सेवक फिर कभी नहीं लौटा, न कोई संदेशा, न कोई खबर।
धीरे धीरे सेठ की हंसी गायब होने लगी। तिजोरी में पड़े 5,000 अब जलते हुए अंगारे लगने लगे। रात को नींद नहीं आती थी। वे बुदबुदाते, मैंने चमन को 10,000 दिए और बदले में कांच का टुकड़ा हाथ में है, यानी 5,000 का सीधा नुकसान। लालच ने अब पछतावे का रूप ले लिया था। सेठ को कोतवाल के पास जाने का मन हुआ। शिकायत लिखवाने का मन हुआ कि 2 आदमी मिलकर मुझे ठग गए। पर जैसे ही कल्पना की कि कोतवाल पूछेगा, क्या बेच रहे थे आप, और जवाब देना पड़ेगा एक कांच का टुकड़ा 20,000 में, तो सेठ की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। बाजार में हंसी उड़ेगी। लोग कहेंगे, अरे वो रतनलाल जो एक नजर में असली नकली बता देता है, उसे एक गंवारी ने कांच बेच दिया। राजा रानी का रिश्ता टूट जाएगा, दुकान पर ताला लग जाएगा। सेठ ने गुस्से में वो कांच का टुकड़ा हाथ में लिया, फेंकने को उठाया, फिर सोचा शायद कभी कोई बेवकूफ मिल जाए, और फिर उसे वापस मखमली थैली में बंद कर तिजोरी में रख दिया। उधर चमन और उसका दोस्त गांव की चौपाल पर बैठे हंस हंस कर पेट पकड़ रहे थे। चमन ने थैली खनकाई और बोला, 10,000 का कांच, और सेठ आज तक इंतजार कर रहे हैं कि राजकुमारी का सेवक लौटेगा। दोनों ठहाके लगाकर हंसे। चमन ने आखिरी बार कहा, दुनिया में सबसे महंगा हीरा नहीं, सबसे महंगी अक्ल बिकती है, और आज अक्ल हमारी बिकी, लालच सेठ का। तो दोस्तों, ये थी चालाकी की वो पुरानी कहानी जो आज भी सिखाती है कि लालच की आंखें हमेशा अंधी होती हैं। अगर हंसी आई और सबक भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि चमन की सबसे चतुर चाल कौन सी लगी, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।